हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन चैप्टर बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है और स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है और कैसे चेक करते हैं कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है या आइसोमर बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये बेटा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बेटा आज। ठीक है, टू टॉक अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हम इसमें एक चीज बोलेंगे बेटा। देखो आइसोमर्स का मतलब तो होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहां पे भी यही होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट बेटा, स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और CMI बेटा। क्लियर है। अब हम बोलते हैं यहां पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का होगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट उनका जो स्पैटियल अरेंजमेंट है, स्पैटियल अरेंजमेंट होता है बेटा यहां पे जिसकी हम बात करते हैं दैट इज 3D अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन 3D। इसका मतलब होता है 3D अरेंजमेंट बेटा। क्या होता है 3D अरेंजमेंट। क्लियर है। अगर किन्हीं मॉलिक्यूल्स का स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है तो सच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स बेटा। क्या कहते हैं उनको? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। डन। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो हमने यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। पहला जो आता है स्टीरियो आइसोमर दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा या आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम क्या करेंगे देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा केस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वन बाय वन करके हम दोनों को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह बता के आना है कि अगर कोई सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, अगर कोई सेम काइंड ऑफ लिगेंड है और उस लिगेंड के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दो डिफरेंट एंगल पे प्रेजेंट है वो, तो इसका मतलब वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, फिर बता रहा हूं बेटा, देखो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर और अगर उनमें से जो सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं इफ दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट एंगल्स then we can say कि this molecule will show geometrical isomerism। ठीक है बेटा। जैसे अब मैं शुरुआत करता हूं बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। पहले बात करते हैं बेटा हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर CN 2 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 जो कंपाउंड्स होंगे will not show GI, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते हैं बेटा। क्लियर केस। अब हम जो बात करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा पॉइंट इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो दो तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा बेटा। एक करेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल
स्ट्रक्चर बेटा, और दूसरा शो करता है स्केयर प्लेनर। दूसरा क्या होगा बेटा? वो स्केयर प्लेनर। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सारी की सारी पोजीशंस क्या है बेटा? दे आर इक्विवेलेंट। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। अगर कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है और आपसे पूछता है कोई कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी, तो आप कहोगे सारी की सारी पोजीशन वहां पे इक्विवेलेंट है। मतलब हर एक जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हर एक लिगेंड से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट इज 109.5 बेटा, जो हम बात करते भी हैं। क्लियर है? तो सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होने के कारण तो इस केस में हम पहले लिख देंगे यहां पे देयर विल बी नो जीआई। यहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। देयर विल बी नो जीआई इन दिस केस बेटा। इस केस में कोई भी जीआई आपको नजर नहीं आएगी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इफ एनी काइंड ऑफ मेटल हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, then such complex has a tetrahedral structure, then it does not or they will not show any kind of GI। वो GI नहीं शो करते। GI क्यों नहीं शो करते? Because all positions are equivalent in case of tetrahedral arrangement। अब स्केयर प्लेनर की बात किया बेटा, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ GI। इस केस के अंदर जीआई क्या है बेटा? पॉसिबल है। अब वो जीआई पॉसिबल कैसे हैं, हम उनकी बात वन बाय वन करके करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, और आप सीखने की कोशिश करना बेटा कि किस तरीके से मैं जीआई चेक कर रहा हूं वहां पे। ठीक है? अब देखो, जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मैं लिख रहा हूं, अब ए पार्ट आउटराउंड है यहां पे, कॉम्प्लेक्स having CN coordination number 4 and square planar structure। square planar क्या है बेटा? उनका स्ट्रक्चर। ठीक है? अब उसमें भी पहला केस जो आ रहा है बेटा, दैट इज फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड। मतलब जो सारे के सारे केस हम डिस्कस करेंगे यहां पे वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के होंगे। पहले विल टॉक अबाउट मोनोडेंटेट लिगेंड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 4 बेटा। क्लियर? अब चलो मोनोडेंटेट लिगेंड के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करना शुरू करते हैं ये केस। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो बेटा, पहला केस फर्स्ट, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से है बेटा, ML4 प्लस माइनस n, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है M जो है बेटा सेंट्रल मेटल एटम है, L का मतलब क्या है? लिगेंड। यहां पे चारों के चारों लिगेंड क्या है बेटा? सेम है। और जब किसी केस में चारों के चारों लिगेंड सेम होंगे और उनकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होगी बेटा, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। देखो, L L L एंड L, और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? दैट इज प्लस माइनस n बेटा। अब इस केस में देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि आप जीआई कैसे चेक करोगे। जीआई चेक करने के लिए क्या है बेटा? ये सारे के सारे लिगेंड सेम है। ठीक है? तो इन केस के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला लिगेंड इस वाले लिगेंड का 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है? और ना मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला लिगेंड इस वाले लिगेंड का 180 का एंगल बना रहा है। मैं इसका उसका नहीं कर सकता इसमें। इफ यू हैव अ सेम काइंड ऑफ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स, देन यू कांट से कि इसके साथ उसके साथ 180 एंगल बना रहा है, बिकॉज वी हैव अ सेम काइंड ऑफ लिगेंड। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे प्रेजेंट है। हम उसको हमेशा आइडेंटिकल मान के चलते हैं, इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। इसीलिए इस वजह से अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये जो L है बेटा लिगेंड,
वो क्या है, वो 180 है लिगेंड के साथ, वो 90 है लिगेंड के साथ, और लिगेंड क्या है, एक ही है बेटा। तो क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या आप इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो? या आप कहो कि यार ये वाला जो है इसके साथ 180 पे है, ठीक है, आप क्या करो, या फिर ये बोलो आप कि ये वाला जो लिगेंड है इस वाले लिगेंड का 180 पे है, मैं इसको यहां पर रोटेट कर देता हूं। अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां पे भी एल ही लिखूंगा बेटा, और ये वाला यहां आएगा तो यहां पे भी एल ही होगा। तो इज देयर एनी चेंज? क्या उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा ना, एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर इस तरीके के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो यहां पे कोई भी जीआई नहीं होगी, नो जीआई, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे शो नहीं करेगा, और इस तरह के कंपाउंड कोई भी जीआई शो नहीं करते हैं जिनका स्ट्रक्चर स्केयर प्लेनर हो बेटा। ठीक, याद रखना, जिनका स्ट्रक्चर स्केयर प्लेनर हो वो ऐसे कोई जीआई शो नहीं करते। अगर मैं इसकी बात करूं, इसी का एग्जांपल दूं बेटा आपको, कि अगर लाइव को एग्जांपल आपको लेना है तो स्केयर प्लेनर में हमने कॉपर NH3 एंड NH3 बेटा, एंड विल हैव 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, we will have 2 पॉजिटिव ओवर हियर। तो इस केस में क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स की कोई भी जीआई पॉसिबल नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा। क्लियर? क्योंकि यहां पे चारों के चारों लिगेंड क्या है बेटा, सेम है, इसलिए वहां पे कोई भी जीआई नहीं होगा। अब देखो सेकंड केस बेटा, सेकंड केस की बात करें यहां पे तो आ जाएगा ML3A, ये आ गया प्लस माइनस N बेटा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो L L एंड L एंड दिस इज A बेटा। अब आप देखो यहां पे आप शो कर रहे हो प्लस माइनस N। अब इस केस में देखो यहां पे 3 लिगेंड क्या है बेटा, इक्वल है, मतलब ये अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर के ऊपर? नो। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो बेटा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो जब कोई फर्क ना पड़े, कोई एंगल पे फर्क ना पड़े, तो आप कहोगे कि उस केस के अंदर कोई भी जीआई पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जहां पे बेटा एक आपके पास क्या हो, 3 एक जैसे लिगेंड हो और एक अलग से लिगेंड हो, उस केस के अंदर हम कहते हैं देयर विल बी नो जीआई, यहां पे कोई जीआई पॉसिबल ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे नहीं बनेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा इजीली। अब देखो तीसरा केस बेटा, नाउ टॉक अबाउट थर्ड केस। अब थर्ड केस इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले केस में वो आता है हमारे पास ML2A2 प्लस माइनस N बेटा, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, देखो तो आई विल गेट L L A A बेटा, ये आ गया L L A A। अब देखो यहां पे L और L के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री, और A और A के बीच में कितना एंगल है बेटा, दैट इज आल्सो 90 डिग्री, एंड दिस L इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, दिस A इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड बेटा। ये L एक तरफ प्रेजेंट है और ये A भी एक तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो अगर मैं इसकी पोजीशन इंटरचेंज करता हूं बेटा, यहां पे सुनो ध्यान से, अगर मैं इस A को इधर ले जाता हूं और इस L को इधर ले आता हूं बेटा, तो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट अनदर आइसोमर, दैट इज MA, here we have L, here we have A, here we have L बेटा, क्लियर है? ये आ गया देखो केस प्लस माइनस। अब देखो यहां पे पहले AA के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। नाउ द बॉन्ड एंगल चेंज्ड टू 180। अब AA के बीच में और LL के बीच में कितने का एंगल है बेटा, दैट इज ऑफ 180। और अब A क्या है बेटा, A के अपोजिट है, और L क्या है, L के अपोजिट है। तो जिस केस में अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड, इफ सेम
kind of ligands are on same side, then that is known as cis isomer. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? cis isomer. अगर सेम साइड के ऊपर है तो वी कॉल इट cis isomer बेटा. क्लियर है? If same kind of ligand are on अपोजिट साइड बेटा, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस, TRANS, ट्रांस आइसोमर. व्हाट वी कॉल इट? ट्रांस आइसोमर कह देते हैं इसको बेटा. अगर देखो सेम काइंड ऑफ लिगेंड आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर एट 180 डिग्री एंगल बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं. इफ सेम काइंड ऑफ लिगेंड आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो उसको हम सिस बोलते हैं. तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आता है बेटा, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पहला जीआई शो करेगा, जो क्या होगा? एक सिस होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? आपके पास ट्रांस होगा. तो नोट करो बेटा जल्दी से इसे. ठीक है बेटा. तो एक क्या होगा? सिस होगा और दूसरा क्या होगा आपका? वहां पे ट्रांस होगा. अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको सिस और ट्रांस का. यहां पे एक एग्जांपल शो करता हूं, यहीं पे देता हूं मैं, ये रब करके थोड़ा सा देखो. एग्जांपल ऑफ थर्ड केस, जिसको हम बोलते हैं एग्जांपल बेटा. ठीक है, तो एग्जांपल लिख दिया हमने यहां पे PtCl2 NH2 बेटा, PtCl2 NH2 +2 बेटा. अब देखो ये जो प्लेटिनम है, ये एक तरफ क्लोरीन भी शो कर सकता है और एक तरफ अमोनिया का ग्रुप, ये आ गया बेटा. और दूसरी तरफ क्या होगा? PtCl Cl NH3 and 2 पॉजिटिव, ये बन गया बेटा. तो जो ये पहले वाला केस है इसको हम बोलते हैं सिस. सेम काइंड ऑफ ग्रुप आर ऑन सेम साइड, व्हाट वी कॉल इट? सिस बेटा. एंड सेम काइंड ऑफ ग्रुप आर ऑन डिफरेंट साइड, इट इज ट्रांस. इसका नाम है सिस प्लेटिन. क्या बोलते हैं? सिस प्लेटिन. दिस इज ट्रांस प्लेटिन. ठीक है. और सिस प्लेटिन कहां यूज किया जाता है बेटा? कैंसर पेशेंट के दिया जाता है बेटा इन रेडियोथेरेपी में. इन रेडियोथेरेपी बेटा, रेडियोथेरेपी जब की जाती है, रेडियो एक्टिव रेज को जब इंसिडेंट किया जाता है उस पोर्शन के ऊपर जहां पे कैंसर के सेल है बेटा, उनको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, डेड करने के लिए, तो वहां पे हम सिस्प्लेटिन नाम के कंपाउंड का यूज करते हैं. दैट सिस्प्लेटिन इज यूज्ड, नॉट ट्रांसप्लेटिन बेटा. तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको इसका कि इस तरीके से Ml2A2 जहां पे दो सेम काइंड ऑफ लिगेंड आपको मिले, तो वो इस तरीके से पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे. और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो कंपाउंड है वो कितने जीआई देगा? हाउ मेनी जीआईस आर पॉसिबल इन दैट केस? कितने जीआई आपको मिल जाएंगे उस केस के अंदर बेटा. क्लियर है? तो ये आपको याद रखना बेटा. इस तरीके से ये आ गया. अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी. पहले मैं रब कर दूं इसको.
देखो बेटा क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बेटा। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, 1 2 3 एंड 4th। नेक्स्ट है हमारे पास M L2 AB प्लस माइनस N बेटा। क्लियर है, M L2 AB बेटा। क्लियर है। अब देखो इस केस के अंदर आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, सुनो ध्यान से। कि जो पहली बात तो ट्रांस का ध्यान रख के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। हम जनरली क्या शो करते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो L L के अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बचा, A B के अपोजिट हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बेटा, L A के अपोजिट हो जाए और L B के अपोजिट हो जाए बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपको कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस केस में? देखो फिर बता रहा हूं बेटा कि L जो है M L2 AB, L L के अपोजिट हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा क्या आ गया, A और B के अपोजिट होगा बेटा। दूसरा क्या है, L A के अपोजिट हो और L B के अपोजिट हो। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, GI कितने आ गए बेटा यहां पे, वी हैव 2 GI इन दिस केस। और ये हम दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं कैसे, M L L के अपोजिट शो कर दिया, A B के अपोजिट शो कर दिया बेटा। तो यू आर हैविंग प्लस माइनस N बेटा, एक ये बन गया। नेक्स्ट देखो M L A के अपोजिट है, यहां पे A है बेटा, और L E किसके अपोजिट है बेटा, B के अपोजिट है। ठीक है, तो प्लस माइनस N ये बन गया एक। देखो अब देखो इसके अलावा अगर आप कोई भी इंटरचेंज करते हो पोजीशन की, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। इफ यू इंटरचेंज एनी पोजीशन, तो वहां पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाएंगी। कैसे, तो देखो इस केस में जैसे मैंने यहां पे बेटा ये L का ट्रांस है, विद रिस्पेक्ट टू L दिस इज ट्रांस, एंड विद रिस्पेक्ट टू L दिस इज सिस। वो आपके पास ट्रांस आइसोमर है और ये आपके पास क्या बेटा, सिस है विद रिस्पेक्ट टू L। अगर आपका मन आता है और आप कहते हो कि सर और भी पॉसिबिलिटीज है यहां पे पॉसिबल, तो आप सपोज करो आप क्या कर सकते हो, इस L को इसके साथ एक्सचेंज कर दो बेटा। जब इस L को यहां पे लेके आओगे तो ट्रांस बन गया कि नहीं बन गया। देखो ये L यहां आएगा, L का अपोजिट आ जाएगा एंड विल बिकम दिस स्ट्रक्चर। या आप इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, तब भी L के अपोजिट आ गया। तो सिर्फ यहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस केस के अंदर बेटा। ठीक है, ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। अगर आप ML2AB, मतलब अगर आपका 3 अलग अलग लिगेंड्स हैं और इसमें से एक के 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो यू विल गेट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दैट केस बेटा। क्लियर है, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखो 4th 5th। अब आपका 5th क्या है, M L A B C प्लस माइनस N। ठीक है बेटा, अब यहां पे ट्रांसपोजिशन के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन ड्रॉ करो। ठीक है, तो क्या होगी ट्रांस के लिए, L A के अपोजिट हो सकता है, दूसरा क्या आ गया बेटा, B C के अपोजिट होगा। अब आप इसको B C लिखो या C भी लिखो, बात एक ही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, L B के ट्रांस हो सकता है बेटा, और A किसके आ गया, C के ट्रांस आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो L है वो C के ट्रांस हो सकता है, L C के, तो यू विल गेट A B के ट्रांस होगा बेटा। तो अब इसके अलावा अगर आपको कोई और परमुटेशन कॉम्बिनेशन नजर आता है तो आप बताओ बेटा मुझे। अगर आप सोचते हो कि L A के अपोजिट है और L B के और L C के, L A के, L B के, L C के, बाकी जो बचता है उसको आप उधर लिख दो। तो इस केस के अंदर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, सो वी विल से वी हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। GI कितने होंगे बेटा यहां पे, 3 GI आर पॉसिबल इन दिस केस।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है बेटा कितनी होगी 3। हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल इन दिस केस बेटा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। ये वाले केस है 1 2 3। आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ कर सकते हो टाइम के। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं इसका स्ट्रक्चर तो मुझे मिलेगा बेटा पहले एल ए बी और सी बेटा क्लियर है। दूसरा क्या मिलेगा एम एल बी ए और सी बेटा। तीसरा क्या मिलेगा एल सी ए और बी बेटा क्लियर है। तो ये 3 स्ट्रक्चर मुझे मिल रहे हैं। अब आप इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी पोजीशन को इंटरचेंज करके देख लो। अगर आपको कोई नया स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप बोल दोगे एक और जीआई पॉसिबल है इसकी। अब सपोज करो कि मैं अगर इसको एक्सचेंज करता हूं बेटा, इसको एक्सचेंज करता हूं, इसको यहां पे लाता हूं एल को और बी को बेटा जो है वो यहां पे ले जाता हूं। तो एल सी के अपोजिट है और ए बी के। तो देखो एल सी के अपोजिट है और ए बी के, ये वाला स्ट्रक्चर है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एल सी के अपोजिट है और ए बी के। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, मतलब यहां पे बी लिखता हूं और यहां पे ए लिखता हूं बेटा, तो एल का अपोजिट कौन आया बी। तो एल का अपोजिट बी है और सी ए का अपोजिट है ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसलिए कोई भी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके यू कैन डिटरमाइन हाउ मेनी जीआईस आर पॉसिबल फॉर अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा क्लियर है। तो हमें ये चेक भी कर लिया कितनी जीआई पॉसिबल है इस केस के अंदर बेटा ठीक है। अब देखो ये तो हमारे सारे के सारे वो केस हो गए जहां पे हम मोनोडेंटेड लिगेंड को कंसीडर करके चले थे। अब बात करते हैं थोड़े से बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में ठीक है। तो अब देखो दूसरा केस सेकेंड पार्ट इसका कॉम्प्लेक्सेस हैविंग CN4 coordination number 4 complexes having coordination number 4 ठीक है ना। किन्हीं कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4 है। डन। एंड स्केयर प्लेनर क्या है बेटा उसका स्ट्रक्चर है। हम ये लेके चल रहे हैं बेटा। बट इस केस में जो हम दूसरा केस ले रहे हैं बेटा वो क्या है, यहां पे हमने कहा था सेकेंड कैसे लिख देता हूं बेटा, ये 1 ही है ठीक है बेटा। कैसे लिख देते हैं इसको, यहां पे आएगा बेटा हमारे पास इफ ligands are bidentate, अगर लिगेंड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट हैं तो क्या होगा जीआई ठीक है बेटा। अब देखो सुनो ध्यान से, यहां पे 2 बातें और याद रखनी है आपको। अगर हम ए लिख रहे हैं बेटा कहीं पे तो इसका मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बेटा ठीक है। इफ आई एम राइटिंग ए बी तो हम बोलते हैं इसको असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बेटा ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है कि इनकी जो डोनेशन आइटम है वो सेम है और ए बी का मतलब है यहाँ पे डोनेशन आइटम जो है, जो आइटम डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम को, दे आर डिफरेंट। वो क्या होंगे बेटा डिफरेंट होंगे। तो ये याद रखना है रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको शो की है। अगर 2 अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हैं इसका मतलब आपके पास असिमेट्रिकल लिगेंड है बेटा। अगर 2 सेम लिखे हुए हैं तो वहां पे क्या आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अब इस केस में अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें बेटा पॉइंट यहां पे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट पहला केस यहां पे। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं एम ए 2। देखो ये बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए हमने इसको इस तरीके शो कर दिया है ठीक है। अब देखो यहां पे एक नोट लिख लो पहले,
NOTE नोट। A bidentate ligand forms 90-degree angle with its a bidentate ligand forms 90-degree angles between its donor atoms। डोनर एटम्स के बीच में जो बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकता है। इट कैन फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद डोनर एटम्स बेटा। 180 का कभी भी फॉर्म नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है। मैं बता रहा हूं बेटा, इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको अच्छी तरीके से। देखो कैसे बेटा, अब मेरे पास ये आ गया, देखो जैसे द स्ट्रक्चर यहां पे ए है और ये ए है, तो ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए हमें इसको ऐसे शो करना होगा कि ए डोनर एटम है, यहां पे भी ए डोनर एटम है, यहां पे भी हमने ए शो कर दिया और यहां पे भी ए शो कर दिया। ये आ गया बेटा केस। तो ये कॉम्प्लेक्स है। देखो अब हम इनकी किसी की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो क्या इस कॉम्प्लेक्स का कोई जीआई पॉसिबल है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ए को इधर रख दो, ए को इधर रख दो, तो वही सिमिलर रहता है। तो आप क्या कहोगे इस केस के अंदर? नो जीआई। अगर आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो देयर विल बी नो जीआई, वहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा बेटा। इन दैट केस यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओवर देयर बेटा। क्लियर है? तो वो हमने शो कर दिया यहां पे। अब देखो इसी तरीके से जो मैं केस शो कर रहा हूं आपको, और किस चीज के लिए मना कर रहा हूं, इस पॉइंट का मतलब क्या है वो बता रहा हूं आपको। देखो इसका मतलब होता है कि अगर मैं एम सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। अगर मैं चाहूं कि ये वाला जो लिगेंड है ए, ये इससे बॉन्ड बनाए इस तरीके से बेटा, ठीक है, तो देखो बीच में क्या आ रहा है, दूसरे वाला लिगेंड आ रहा है, तो इस बॉन्ड के ऊपर देयर विल बी अ स्ट्रेन। क्या होगा बेटा? इस बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेन होगा, और ड्यू टू दैट स्ट्रेन क्या होगा? इट इज हाईली अनस्टेबल। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेम काइंड सिमेट्रिकल लिगेंड होंगे या कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड के जो दो डोनर एटम होंगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, 180 नहीं होता है बेटा। हमेशा याद रखना, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो बेटा, ठीक है। टेट्राहेड्रल केस छोड़ देते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में, और उसमें 180 का एंगल नहीं बनेगा किसी भी सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल लिगेंड्स के डोनर एटम्स के बीच में बेटा। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो बता दोगे कि सिमेट्रिकल लिगेंड्स जो होते हैं, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स डज नॉट शो या लिगेंड डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ जीआई बेटा। वो कोई भी जीआई शो नहीं करेंगे वहां पे। डन बेटा? नोट करो उसको, मैं इधर रब करता हूं और आगे बताता हूं टेस्ट को। देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट केस है यहां पे वो हम बताते हैं यहां पे दूसरे वाला ए बी वाला केस बेटा। if we take an AB case over here, so what we will get? Second M AB twice प्लस माइनस N बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग, तो ये A, यहां पे क्या है B, सपोज करो ये A और यहां पे क्या है B, ठीक है ना। अब देखो यहां पे A के अपोजिट क्या है B, और यहां पे A के अपोजिट क्या है बेटा B, मतलब ये B जो है दो दे आर ऑन सेम साइड, और ये A क्या है बेटा, ये भी सेम साइड पे, तो सेम साइड पे होने की वजह से दे विल शो यू सिस आइसोमर। डन।
एंड दूसरा केस देखो क्या आएगा इसमें, अगर मैं ए बी को ऐसे ही रख देता हूं, इसको इंटरचेंज कर देता हूं, बी को ए की जगह पे लिखता हूं और ए को बी की जगह पे, तो क्या होगा बी ए। तो इस केस में क्या होगा बेटा, बी बी के अपोजिट है और ए के अपोजिट है, तो इस केस के अंदर हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस आइसोमर हम बोल सकते हैं वहां पे। डन। तो इस तरीके से अगर आपके पास असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो सिस और ट्रांस ज्योमेट्री शो कर सकता है और इट विल शो यू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और अगर आपका सिमेट्रिकल लिगेंड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटा। क्लियर? तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, if we have symmetrical bidentate ligands in square planar complex, then it will not show any GI, वो कोई भी GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। ये याद रखना बेटा, जो नोट लिखा है इसको याद रखना है कि वो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस जो है बेटा वो शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओवर देयर बेटा। क्लियर है? अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड की बात करें तो यहां पे इस तरीके शो कर सकते हैं, एम एक एबीओ, दूसरा क्या हो बेटा सीडीओ। दो डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड्स हो सकते हैं ना बेटा, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है देखो, ए बी सी डी बेटा। ठीक है, यहां पे ए के सामने क्या है डी है, बी के सामने क्या है सी है बेटा। तो इस केस में एक तो ये बन गया आइसोमर, दूसरा क्या कर दो, एक को इंटैक्ट रखो, इसको फिक्स कर दिया मैंने, और दूसरे लिगेंड का इसके सामने डी तो आ गया है, अब सी लाएगा, तो आप क्या कर दो इसको फ्लिप कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, एम ए डी सी बी बेटा, ये आ गया। देखो अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बताओ, ए के सामने डी आ गया, ए के सामने सी आ गया, बी के सामने सी आ गया, बी के सामने डी आ गया, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी इस केस के अंदर, इसलिए यहां पे भी यू विल गेट ओनली कितने जीआई मिलेंगे बेटा, 2, यू विल गेट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दिस केस बेटा। इस केस में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो गई किसकी, इन केस ऑफ स्केयर कॉम्प्लेक्स, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नाउ विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लेकिन उससे पहले नोट करो बेटा इसको, फिर हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब बात करते हैं ऑप्टिकल। नाउ विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बेटा।
ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, अब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। यहां पे देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले तो आपको बताता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है इफ प्लेन ऑफ polarized light rotates, if plane of polarized light rotates either towards right hand side or towards left hand side, the compound which do so will be optically active। ठीक है बेटा, अगर कोई प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कोई कंपाउंड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तरफ रोटेट कर देता है तो हम उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं बेटा। क्लियर है केस? कैसे देखो, यहां पे हमने कंसीडर कर लिया बेटा ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, ठीक है, और इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वी आर पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन, एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। यहां पे क्या है, कंपाउंड है बेटा कोई भी जिसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी हम चेक करना चाहते हैं, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट बेटा। क्लियर है? अब क्या हुआ, एक तो केस ये हो सकता है बेटा कि जो लाइट है वो एज इट इज निकल जाए बेटा यहां से विदाउट एनी डेविएशन। अगर इस कंपाउंड ने ठीक है ना, विदाउट एनी डेविएशन, दिस इज व्हाट, विदाउट एनी डेविएशन, तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है बेटा। ठीक है, अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, if it passes through without any deviation, then the compound is optically inactive, this compound will be optically inactive होगा बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर आप इधर खड़े होकर देख रहे हो, देखो बेटा ये कंपाउंड ऐसे रखा हुआ मेरे सामने, लाइट ऐसे आ रही है मेरी आंखों की तरफ, ये मेरा क्या राइट हैंड साइड है। अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ये कंपाउंड राइट हैंड साइड में रोटेट कर देता है बेटा, ऊपर की तरफ रोटेट कर देता है, देखो ऐसे मुड़ गया, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, व्हाट वी कॉल इट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी और पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा केस हुआ तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। इफ एनी कंपाउंड्स रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, that compound is known as dextrorotatory compound and that compound will be optically active। वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसी तरीके से अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बेटा इस तरफ रोटेट हो जाती है, देखो
लेफ्ट हैंड साइड पे। ये क्या है हमारा, जैसे देखो लाइट ऐसे आ रही है और इधर रोटेट हो रही है बेटा, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो रही है ना, LHS की तरफ। तो ये क्या है बेटा हमारा, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। व्हाट वी कॉल इट, लीवो रोटेटरी। और स्मॉल l और नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं इसके लिए। एंड अगेन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लीवो रोटेटरी भी है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बेटा। कंपाउंड क्या होगा उस केस के अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, पोलैरिमीटर होता है बेटा। उस पोलैरिमीटर की हेल्प से हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। बट हमारे पास इसके अलावा और क्या चीजें हैं बेटा, मतलब कि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया, लेकिन अगर आपको अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो यू आर नॉट गिवन विद द एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट विद यू बेटा। ठीक है ना, आपको एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट देंगे और अब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो इट विल टेक टाइम। सो देयर इज आल्सो थियोरेटिकल मेथड बाय विच वी कैन डिटरमाइन whether this compound is optically active or not। तो वो थियोरेटिकल मेथड क्या होते हैं, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल बेटा, कि एक्सपेरिमेंटली आप इस तरीके से शो कर सकते हो whether the compound is optically active or not। अब थियोरेटिकली बात करें, ठीक है बेटा। अब अगर कोई भी कंपाउंड लाइट इधर इधर केस हो रहा है बेटा, तो आप उसकी बात कर रहे हैं, यार ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम बात करते हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट की यहां पे। तो देखो थियोरेटिकल की बात करें, थियोरेटिकल बेटा क्लियर है केस, अबाउट थियोरेटिकल कंपाउंड। तो उस केस में क्या होगा, देखो लिसन टू मी। पहला, ठीक है, जो लाइट है, जो आप प्लेन चेक कर रहे हो कि कैसे थ्योरेटिकल चेक करोगे मतलब कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनी काइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, POS बोल देते हैं। वैसे तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पहले याद रख लो बेटा, थियोरेटिकली क्या है, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS उसके अंदर कोई भी नहीं होनी चाहिए, तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरी कंडीशन देखो यहां पे, सेकंड कंडीशन, द मिरर इमेज must not superimposable to each other। जो मिरर इमेज है बेटा वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकली दो कंडीशन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेटा, ये चेक कर सकते हो whether कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। एक और कंडीशन आप लगा सकते हो, बताया था बेटा, द मेटल टू विच ligands are attached
द मेटल टू विच लिगेंड्स आर अटैच्ड मस्ट बी कायरल। वो क्या होना चाहिए बेटा? कायरल होना चाहिए मेटल। कैसे? इस कायरल वर्ड का मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब होता है metal must have all different ligands attached to it। जो भी मेटल है उसके साथ सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, जो भी उसका अटैच है बेटा। The metal must have all different ligands attached to it. That means that is a chiral। और ये एक पॉसिबिलिटी है बेटा, ये क्या है? सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ये क्या है बेटा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जिसकी हेल्प से आप कह सकते हो whether कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। मतलब एक चेक करने का तरीका है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहां पे बेटा। ठीक है, क्लियर केस। अब बात करते हैं देखो यहां पे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, भैया आप करो थोड़ा सा बेटा केस, सुनो। नाउ टॉक अबाउट स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी बेटा ये मत लिखो, ये लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर। बेटा अगर स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या कहोगे ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में? इफ वी हैव सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर देयर बेटा। तो देखो इस केस में वही केस बेटा दोबारा शुरू हो जाएगा। पहला केस देखो, अगर मेरे पास Ml4 है बेटा प्लस माइनस L है, ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, तो क्या इस केस के अंदर बेटा कोई सिमेट्री नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, ऐसे काटते हो तब भी आपके पास सेम काइंड ऑफ लिगेंड है। इफ यू कट इट अलोंग z एक्सिस तब भी इधर और इधर सेम काइंड ऑफ लिगेंड। तो दिस मॉलिक्यूल हैज POS, it has POS, so no optical isomers, इसलिए कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा इस कॉम्प्लेक्स का बेटा, बिकॉज देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस में। देखो सेकंड, वो आता है Ml3A प्लस माइनस का केस आ गया बेटा। अब इस केस में देखो ड्रॉ करो L ए आ गया बेटा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से कट करते हो अलोंग z एक्सिस तो इसके इधर भी L है, इसके इधर भी L है। अगर एक भी प्लेन के अलोंग कट करने के बाद सिमेट्री आ रही है, एक भी प्लेन के अलोंग, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। तो यहां पे कट करने के बाद व्हाट वी आर हैविंग, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी का केस है क्या बेटा? तो देखो क्या आ गया यहां पे, हम बोल देंगे इट आल्सो हैज POS, so no optical isomer is there। यहां पे भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा बेटा। क्लियर है केस? अब देखो थर्ड, Ml2A2 प्लस माइनस N बेटा। Ml2A2,
अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देखो दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, सिस और ट्रांस, ए ए, दिस इज ट्रांस, दूसरा क्या बेटा सिस, एम ए आ गया बेटा सिस। क्लियर है? अब देखो वैसे तो मैं स्केयर प्लेनर की बात करूं बेटा, जनरली आपको ऐसे में सारे शो कर रहा हूं, स्केयर प्लेनर जो है, प्लेन अगर आ रहा है तो उस प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं सिमेट्री होगी, इसलिए जितने भी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे, वहां पे आपको कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ओवर देयर। अब यहां पे भी चेक कर सकते हो, देखो बेटा if I cut this molecule along this plane A ठीक है ना, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है? नहीं, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, पीओएस है बेटा इसमें। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी, सॉरी बेटा यहां पे एल आएगा, अगर मैं इसको बेटा इस तरीके से काटता हूं, देखो तो यहां पे भी एल, यहां पे भी एल, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इसमें भी क्या है बेटा पीओएस है, तो इस केस में भी नो ओआई, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर वहां पे नहीं मिलेगा हमें कोई भी, एंड द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ना, नाउ सी वी वर डिस्कसिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केस ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और वहां पे हमने 3 एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे, ML4, ML3A एंड ML2A2 बेटा। क्लियर है? नाउ विल डिस्कस द फोर्थ वन। क्लियर है? अब बात करते हैं फोर्थ वन की बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो फोर्थ वन क्या हमारे पास, ML2AB। इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, तो देखो ना पहले बता चुका हूं कि जो भी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो कोई ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है बेटा, वो एंड में लिखूंगा मैं लाइन आपके लिए, ये देखो क्यों बेटा। अब देखो इस केस के अंदर अगर आप इसको ड्रॉ करते हो MLLAB बेटा, ये केस आ गया। क्लियर है? अब देखो अगर आप इसको इस प्लेन के अलोंग काटते हो बेटा, तो इधर here L and here is also L. So what will happen? The compound will be optically inactive. तो compound है बेटा optically inactive होगा। क्या होगा? compound optically inactive होगा। Clear? वैसे भी अब देखो the last one, fifth, MLABC plus minus N. If you talk about that, then we'll get LABC बेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे क्या आ गया, देखो MLABC। तो उस केस के अंदर हम ये कहते हैं जो कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये 2D में है। दिस कॉम्प्लेक्स इज इन 2D। सो अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे, देखो बेटा आप मिरर इमेज के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस इज मिरर। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ मिरर इमेज आपको इस तरीके से मिलेगी, LAC एंड B बेटा, इस तरीके से मिलेगी। देखो L, दिस इज L बेटा एंड दिस इज C। क्लियर है केस? तो मिरर इमेज जो आपको मिलेगी यहां पे वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब आप कहोगे कि अगर मैं इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा तो सुपर इंपोज नहीं होगा। क्यों बेटा? यहां पे एक लिगेंड है, यहां पे बी है बेटा, डन। लेकिन 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं नोट में कि सुपर इंपोजेबिलिटी जो है आप किस तरीके चेक करते हो, हाउ टू चेक सुपर इंपोजेबिलिटी, how to check impossibility।
इम्पोजिबिलिटी बेटा, क्लियर है। तो उसको चेक करने का हमारे पास दो तरीके हैं, एंड व्हाट आर दैट मेथड्स बेटा, क्या है? पहला, आइदर द इमेज इज डायरेक्टली सुपरइम्पोज ऑन कंपाउंड, या तो इमेज क्या हो, ऐसे उठाओ और ऐसे की ऐसे क्या हो जाए, सुपर इंपोज होता है बेटा, और द इमेज इज rotated through 180 degree angle, or the image is rotated through 180 angle and then it is superimposed, और फिर सुपरइम्पोज होती है बेटा, तब भी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। तो अगर मैं इस 2D स्ट्रक्चर को 180 रोटेट कर देता हूं बेटा, तो क्या होगा, बी सी इधर आ जाएंगे, और ये देखो ऐसे है बेटा प्लेन, ठीक है। देखो इस तरीके से शो किया हुआ केस है मैंने, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का, लेट इट बी, आई विल टेक द अनदर मार्कर बेटा। चलो देखो, आपको शो करता हूं अच्छी तरीके से क्या केस है। देखो बेटा, अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज चेक कर रहा हूं, तो क्या होगी मिरर इमेज की, ये देखो, ये रेड पोर्शन इधर आएगा ना। तो अगर आप इसको उठा के ऐसे उठा के अगर इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करोगे तो होगा बेटा, नहीं होगा ना। रेड पोर्शन अलग हो गया, व्हाइट पोर्शन अलग हो गया बेटा। डन, क्लियर है केस नहीं वाला, समझ आ रहा आपको। ये मिरर इमेज थी, मैंने डायरेक्टली उसको उठा के ऐसे रखा तो सुपर इंपोज नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है। इफ द इमेज इज रोटेटेड थ्रू 180 एंगल, मैंने इसको 180 एंगल घुमा दिया इस तरीके से, नाउ दिस इमेज इज सुपर इंपोजेबल टू दिस कंपाउंड, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ये सुपर इंपोजेबल हो गई बेटा। नाउ यू आर नॉट एबल टू सी द बिहाइंड एट मॉलिक्यूल प्रेजेंट, जो ऑब्जेक्ट था वो हमें दिख नहीं रहा है इमेज के सामने बेटा, तो हम बोल देंगे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गई है। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड भी क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। क्या है कंपाउंड बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इस केस में, ऑप्टिकली इनएक्टिव केस में, आप नोट डाल सकते हो बेटा, एक नोट भी डालोगे, most of the square planar complexes are optically inactive due to symmetry। सिमेट्री के कारण मोस्ट ऑफ द स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ज्यादातर जो होते हैं बेटा वो इनएक्टिव होंगे। क्लियर बेटा, याद रखो कैसे वाला। लेकिन अब सुनो ध्यान, अब आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहां पे एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस भी दिमाग के साथ देखने आपने। एक्सेप्शनल केस ऐसा नहीं है कि हर एक DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कितनी सिमेट्री है कितनी नहीं है बेटा। डन। तो वो देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इस केस के अंदर अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है इस तरीके से, प्लेटिनम NH2 CH3 CH3
NH2 प्लेटिनम बेटा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूं ये वाला केस। अब इधर से बेटा इस तरीके से बन रहा है NH2CH, यहां पे लिखा दो आप C6H5 फिनाइल ग्रुप बेटा, फिर H यहां पे लगा दो C6H5 और यहां पे H2N, और ये भी क्या बेटा इस तरीके से। If we take the mirror image of this compound is square planar। पहली बात ये कंपाउंड जो मैं शो किया बेटा यहाँ पे, that is square planar। स्केयर प्लेनर कंपाउंड है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? लेकिन जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे, आप खुद सोचो, यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बेटा वो कर रहा है ये, इसके साथ CH3 और इसके साथ बेटा क्या है C6H5H C6H5H लगे हुए हैं। जब आपकी इसकी मिरर इमेज लोगे बेटा तो ये वाला मॉलिक्यूल सामने आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है? ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा सामने आ जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल पीछे चला जाएगा। लेकिन आपको वहां पे ध्यान से क्या देखना है, अगर आप इसको रोटेट कर दोगे 180 के एंगल पे तो आप कहोगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि फिर क्या होगा वो यहां पे जाके सुपर इंपोज कर जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके से बोल दिया 3D अरेंजमेंट में बेटा कि ये CH3 इस तरीके से है और यहां पे CH3 इस तरीके से बेटा, C6H5 इस तरीके से, देन दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। देन दिस स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, उसको आप ऑप्टिकली एक्टिव मानोगे। ठीक है बेटा? क्लियर हो केस? तो ये केस आ गया बेटा हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव केस के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग यहां पे। अब बात करते हैं, देखो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी केस के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को, नॉट टॉक अबाउट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। मोनोडेंटेड की बात करते हैं अभी हम लोग। तो अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अलावा अब सेकंड हमारे पास आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स having coordination number 4 and tetrahedral structure। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो जो ये केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी मोनोडेंटेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए। क्लियर है? अब देखो यहां पे बात करें हम इस केस के अंदर, तो हम कहते हैं फर्स्ट Ml4 प्लस माइनस ऑल positions are equivalent, so this is also ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अगर आप चाहते हैं मैं शो करूं तो मैं शो भी कर सकता हूं। देखो कैसे बेटा, देखो बेटा बात करते हैं इसमें M L L L और L।
क्लियर है केस। अब सपोज करो एक बॉन्ड इसमें 3D स्ट्रक्चर हटाए और एक हमने ऐसे शो कर दिया एल एल। डन बेटा। अब जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे, when you take the mirror image of this compound, what will happen? ML L L और L ये बनेगी बेटा। क्लियर है? मिरर इमेज क्या बनेगी? ये बनेगी। अब देखो इस केस के अंदर अगर आप ऐसे उठा के रखोगे तो दिस कंपाउंड विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है? क्यों बेटा? अगर आप ऐसे उठा के रख रहे हो तो इस केस में क्या है बेटा, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, कैसे भी शो किया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे सीधा उठा के रख रहे हो, सुनो ध्यान से, तो उस केस में क्या, अगर रोटेट कर रहे हो इसको 180 पे, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर करेगा, ये इसके ऊपर करेगा, ये इसके ऊपर करेगा। सारे के सारे लिगेंड क्या है? सिमिलर लिगेंड है। और ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द लिगेंड आप क्या कहोगे? द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इंपोजेबल है बेटा ये, सुपर इंपोजेबल। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है बेटा। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से आप शो कर सकते हो बेटा, जो फर्स्ट है, सेकंड ML3A ML2A2 and ML2AB. These all compounds are optically इनएक्टिव बेटा। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मतलब इस तरीके के कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन, दैट इज MLABC प्लस माइनस L बेटा। अब इस केस के अंदर अगर आप L यहां बना दिया, A ये ले लिया बेटा, P ये ले लिया और C ये ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो C B और A बेटा, C B और A। अब यहां पे सपोज करो यहां पे लिगेंड अलग अलग है बेटा, और ये जो है ये कुछ 3D में इस तरीके शो कर रहा है, ये आ गया बेटा, ठीक है। ये लिगेंड कुछ इस तरीके से, देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना बेटा, ये क्या है हमारे पास? टेट्राहेड्रल। सुनना ध्यान से, अब ये देखने वाले, ये बात नोट करने वाली है बेटा, तो आपको बताने जा रहा हूं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री केस के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है बेटा, आप सब लोगों को पता है, और एक ऊपर, ठीक है। अब सपोज करो इसकी आप मिरर इमेज ले रहे हो, यू आर टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये यहां पे आ जाएगी, ठीक है बेटा। और इस ऐसे ले लेता हूं मैं इसको, ये जो है बेटा, ये ब्लैक वाला जो है, देखो जो ब्लैक वाला है वो पीछे बी है, ठीक है बेटा। और इसकी मिरर इमेज लोगे आप तो इस तरीके से मिरर इमेज आएगी, डन। अब देखो ये वाला अगर उठा के ऐसे रखोगे इसके ऊपर, तो यहां पे C है, यहां पे A है, यहां पे P है, यहां पे B है, यहां पे C है, यहां पे A है, तो ये क्या करेगा बेटा? सुपर इंपोज नहीं करेगा। लेकिन
अगर आप चाहते हो कि 180 के एंगल की बात करें तो 180 रोटेशन जो होती है बेटा वो इस तरीके से जाएगी। देखो जैसे ये सामने है, 180 होकर क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये अगर आप इसको 180 रोटेट करोगे तो ये पीछे था, ये सामने आ जाएगा आपके। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाता है, किसी भी कीमत पे इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली नॉन सुपर इंपोजेबल। मिरर इमेज है बेटा यहां पे, और ड्यू टू दैट नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इस केस में क्या होगा, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जो दोनों कंपाउंड है बेटा ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बट मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इंपोजेबल है। इसका मतलब ये कंपाउंड एक है और ये कोई और कंपाउंड है, ठीक है। अगर आपके पास एक कंपाउंड लाइट को डेक्स्ट्रो की तरफ रोटेट करता है तो याद रखना बी कंपाउंड हमेशा लीवो की तरफ रोटेट करेगा। मतलब अगर एक कंपाउंड जो है इसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करते हो आप, और वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड तरफ रोटेट कर रहा है बेटा, तो जो बी होगा जो उसकी मिरर इमेज होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगी। और इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों का एक नाम है ए और बी का, एंड दैट नेम इज नोन एज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर्स, एंड इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बेटा। उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कह देते हैं बेटा। क्लियर होता केस। अब हम बात करते हैं यहां पे, देखो चलो बेटा आप पहले नोट करो इसको, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं चलो ना, देखो बाइडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे। अब बाइडेंटेट लिगेंड का केस जो है ऑक्टेट टेट्राहेड्रल के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।